कैसे हो? आज हम फिर से केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन चैप्टर का पढ़ेंगे और जो अभी तक हमने पढ़ रखा है उससे आगे की टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन किस तरह से हम बेसिकली मीनिंग क्या समझते हैं, क्यों रिएक्शन करता है। हमने उसके अलग अलग पार्ट डिवाइड किए थे, तो आप चाहे तो आप हमारे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। हमने उसमें बाकायदा टॉपिक भी सेपरेट किया है कि हमें कौन कौन सा टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। मैंने पूरे केमिकल रिएक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो मैं आज उसी में से सबसे पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और हम पहले बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चीजें उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है वो, जब भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसमें जरूरी है कि सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन में जो यूज होने वाली जो चीजें हैं, जो टर्म है, हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो इसलिए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है टॉपिक और उसका नाम है रिएक्टेंट। कहते हैं कि रिएक्टेंट है क्या, तो पहले मैं उसका एक छोटा सा डेफिनेशन सिंपल समझा देता हूँ और उसको याद करने के लिए मैं ये पॉइंट्स लिखा हूँ, तो फिर मैं उसको ये भी समझाऊंगा कि इस पॉइंट को किस तरह से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, चलिए, तो कह रहे हैं कि रिएक्टेंट वो एक केमिकल स्पीसीज है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। आपको सिंपल सा एक वर्ड जोड़ना है, रिएक्टेंट इज अ केमिकल स्पीसीज दैट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट इज अ केमिकल स्पीसीज दैट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होने वाला है, उस केमिकल स्पीसीज को बोला गया है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, जिसकी एनर्जी हाई होती है और स्टेबिलिटी लो होती है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, आप इस चीज को देख सकते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरह से एनर्जी हाई होता है और किस तरह से स्टेबिलिटी, दोनों के बीच के रिलेशंस कैसे हैं। मतलब रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है, केमिकल स्पीसीज है जिसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, हाईली अनस्टेबल होता है। मतलब रिएक्टेंट वैसा केमिकल स्पीसीज है जो रिएक्शन करने के लिए तैयार है। अगर उसे मौका मिलेगा तो वो रिएक्शन करेगा, अगर उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं अगर वो अवेलेबल कराए जाए तो वो रिएक्शन करने के लिए रेडी है। ठीक है, अच्छा, तो क्या हुआ? रिएक्टेंट एक केमिकल स्पीसीज है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में भाग लेता है, जिसकी एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी लो होती है। दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है कि किसी भी केमिकल, है ना, रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हमारे रिएक्टेंट से जो नया सब्सटेंस बना है, जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ था, आप देखना मैंने बोला है कि व्हेन A gives to B, मतलब जब B का फॉर्मेशन हुआ तो ये जो B सब्सटेंस बना है उसको बोला गया है प्रोडक्ट, रिजल्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर, इसकी एनर्जी कम होती है। किससे कम होती है? इसकी एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से। कंपैरिजन टू रिएक्टेंट इसकी एनर्जी कम होती है, इसीलिए सर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक केमिकल स्पीसीज है जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, और उसकी एनर्जी लो होती है, वो स्टेबल होता है। एनर्जी किसके कंपैरिजन में लो होती है? रिएक्टेंट की कंपैरिजन में होती है। और स्टेबिलिटी क्या है? सॉरी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है सर। ठीक है, हमने क्या कहा कि सर रिएक्टेंट क्या है? कह रहा है कि सर वो रिएक्टेंट है रिजल्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसकी एनर्जी लो होती है, स्टेबिलिटी हाई होती है। मतलब इसीलिए अगर कहीं रिएक्शन हुआ और रिएक्टेंट उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, अगर ये स्टेबल है तो सर ये फिर से रिटर्न रिएक्शन नहीं होगा। मतलब रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, कैटलिस्ट कह रहा है कि एक और टर्म आता है कैटलिस्ट। कहता है कि कैटलिस्ट एक केमिकल स्पीसीज है। बहुत सिंपल सा आ रहा है, उसको याद रखना है कैसे। कैटलिस्ट इज अ केमिकल स्पीसीज, सब में ऐसा हम लगा सकते हैं ना। रिएक्टेंट इज अ केमिकल स्पीसीज, प्रोडक्ट इज अ केमिकल स्पीसीज। सिमिलरली कैटलिस्ट इज अ केमिकल स्पीसीज दैट ओनली चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मतलब ये रिएक्शन में होता है, बट कभी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता। ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा सकता है, सॉरी उसे बढ़ा सकता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन करा है
उस रिएक्शन को कराने में मुझे नॉर्मली विदाउट कैटलिस्ट मान लो कि हमें 1 घंटा लगा, तो वो कैटलिस्ट क्या करेगा कि जो भाई 1 घंटे का टाइम लग रहा है, मैं चाहता हूं कि उसे जल्दी कर दूं, तो मैंने कुछ ऐसा केमिकल स्पीशीज उसमें मिक्स कर दिया जिससे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जल्दी से रिएक्शन करके क्या बना दिए, प्रोडक्ट बना दिए। तो वो केमिकल स्पीशीज जिसने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जल्दी रिएक्शन करने के लिए क्या किया, कंपेल किया, है ना, उस केमिकल स्पीशीज को नाम दिया हमने कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज अ केमिकल स्पीशीज दैट चेंज द इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सर इसकी एनर्जी लो होती है, स्टेबिलिटी होती है, किसके कंपैरिजन में एनर्जी लो होती है, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, इसीलिए ये कभी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता। ये आप कहेंगे तो सर ये प्रोडक्ट से भी लो एनर्जी का होता है, इसकी स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से भी ज्यादा होती है, ठीक है। सो ये 3 हमारे पास टर्म है, एक है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट। ये तीनों ही चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज हम आगे फर्दर इसको समझेंगे भी। आइए हम समझते हैं जरा इसको, तीनों को हम एक साथ कंबाइन करके रखें, जैसे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। सर रिएक्टेंट जो है मतलब इन्वॉल्व हुआ किसी केमिकल रिएक्शन में, उसने प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया। सर आपने यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं लिखा। मेरा कहने का सिर्फ ये है कि जरूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट हो ही। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद रिएक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बिना किसी नॉर्मल कंडीशंस के आप सोडियम को लेके आओ हवा में, ऐसे रिएक्शन कर लेगा, है ना। सोडियम को ऐसे एनवायरनमेंट में लाने के लिए रिएक्शन कर लेता है, सीधे एक बार में सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर वाटर में डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो कहने का सेंस ये है कि जरूरी नहीं है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरी होती है, कोई जरूरी नहीं है इस चीज का, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि हमेशा कैटलिस्ट हो, लेकिन कुछ एक जगह ये कैटलिस्ट काम आता है, इसलिए जरूरी है कि हम कैटलिस्ट के बारे में जानें। तो इसलिए मैंने दूसरा भी लिखा है, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट। बस इस प्रोडक्ट में इस कैटलिस्ट का कोई भी पार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ क्या करता है, रेट इफेक्ट करता है, ठीक है सर। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, उसमें हमने कुछ कैटलिस्ट मिलाया जिससे कि वाटर का फॉर्मेशन हुआ, तो सर वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, उसमें कैटलिस्ट का कोई पार्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? तो सर हम ये 3 चीजें समझाए, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट। इससे मैंने ये समझाने की कोशिश किया सर यही चीज कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो अब एक बार फिर से मैं केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर दूं कि कह रहे कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फेनोमेना जिसमें रिएक्टेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है सम फिजिकल कंडीशंस के कंडीशन पर, और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरे फेनोमेना को या इवेंट को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज एन इवेंट व्हेन रिएक्टेंट इन्वॉल्व reactant involved in product formation under the some physical conditions, that is called what, chemical reaction. Simple thing is that. Okay, next is chemical equation. हमारे पास एक दूसरा टर्म आता है, डेफिनेशंस ही हम पढ़ें, पहले ये सारे डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। कहाँ ये काम आएगा तो जरूरी है, इसलिए हमने आपको पहले बताया। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? कह रहे कि a set of chemical formula, a set of chemical formula that represent any chemical event. Simple. Chemical equation क्या होता है सर? एक ऐसा set of फॉर्मूले का ऐसा सेट जिससे कि किसी केमिकल इवेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है, that is called what? Chemical equation. ठीक है, तो हमने अभी पहले 3 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट। रिएक्टेंट कैसा सर? प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी लो होती है। सर प्रोडक्ट रिजल्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, एनर्जी लो होती है, स्टेबिलिटी हाई होती है। एनर्जी किससे लो होती है? रिएक्टेंट से लो होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी किससे हाई होती है? रिएक्टेंट से हाई होती है ना। कंपैरिजन हमेशा 2 चीजों के बीच में किया जाता है, तो यहाँ हमने एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंपैरिजंस किए। कैटलिस्ट इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये सिर्फ रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है, एनर्जी लो होती है, स्टेबिलिटी हाई होती है। इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी क्या होती है? कम होती है, और इसकी स्टेबिलिटी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों से ही ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, आपको जितना कैटलिस्ट आपने दिया वही कैटलिस्ट आपको फिर से मिल जाएगा। मतलब अगर आपने रिएक्शन कराने के लिए 5 ग्राम कैटलिस्ट दिया है तो 5 ग्राम कैटलिस्ट आपको फिर से रिटर्न में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 ग्राम में कोई कमी आ जाएगी, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट अपने पास केमिकल इक्वेशन। फिर मैंने बोला कि a set of chemical formula that represent any chemical event is called what? Chemical formula। चलिए अब इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप चीजों को देखें, मैं अभी समझाता हूं आपको कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो अभी मैं इस केमिकल इक्वेशंस को समझाऊंगा, ठीक है। चलो अच्छा फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में आपको बताया। अब हम केमिकल इक्वेशंस से रिलेटेड आगे के टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि अ सेट ऑफ केमिकल फार्मूला दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल इवेंट इज कॉल्ड व्हाट? केमिकल इक्वेशन। तो कह रहे हैं कि सर ठीक है, इसका डेफिनेशन तो मैं समझ गया सर, आगे मैं फिर और उससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करता हूँ। कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, वन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अदर वन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है? कह रहा है कि सर एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी इवेंट के बारे में बताया गया है कि ऐसा ये इवेंट हुआ होगा, ये सब पार्ट लिए होंगे और ये सब फॉर्म हुआ होगा। कहने का सेंस मैं समझाता हूं आपको। जैसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसमें दो रिएक्टेंट थे, एक तो सर मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। ये क्या है सर? रिएक्टेंट जो रिएक्शन में क्या हुआ है? इन्वॉल्व हुए। दूसरा क्या है सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। बस इतना ही हमें पता चल रहा है। This is called what? Skeletal chemical equation. Skeletal chemical equation means the chemical equations in which the only message is conveyed that this type of reaction is happened. सिर्फ ये रिएक्शन हुआ, इसके बारे में और कोई बात नहीं करता। इन्वॉल्व होने वाला कौन है और प्रोडक्ट क्या बना है, बस। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में नहीं मिलता। तो सर आप कौन सा इंफॉर्मेशन और जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं कि कितना अमाउंट सब्सटेंस रिएक्शन करेगा तो कितना अमाउंट बनेगा, है ना। मतलब मैं मास का कैलकुलेशन चाहता हूं, ठीक है। तो इसकी स्टडी कैसे करूं? तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं कैसे नहीं देता है। मान लो कि सर मैग्नीशियम हमने 1 ग्राम लिया रिएक्शन कराने के लिए। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है, मैंने उसमें 1 ग्राम लिया। 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया, 1 ग्राम मैग्नीशियम लिया। तो सर रिएक्शन के बाद तो 2 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन रिएक्शन हुआ MgO। सर इसमें बना 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन। यहाँ 1 ऑक्सीजन एटम है, O2 में 2 ऑक्सीजन है, मतलब हाफ ही ऑक्सीजन निकल गया ना। 2 ऑक्सीजन था, 1 ग्राम था, तो आधा ही ऑक्सीजन निकल गया। तो टोटल मास कितना हुआ? 1 प्लस हाफ हो गया 1.5, है ना। अच्छा, और ये टोटल मास हो गया इतना 2 ग्राम, जबकि प्रोडक्ट हमें 1.5 ग्राम मिल रहा है, 1.5 ग्राम मिल रहा है, जबकि रिएक्टेंट मैंने 2 ग्राम दिया, तो 0.5 ग्राम कहाँ गया सर? मतलब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दे रहा। 2 ग्राम आपने रिएक्टेंट दिया तो सर प्रोडक्ट भी हमें 2 ग्राम मिलना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कंजर्वेशन ऑफ मास वाले टॉपिक में कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास इज कांस्टेंट। सो सर अगर 2 ग्राम हमने इधर रिएक्शन लिया है तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी मेरे को 2 ग्राम मिलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? रिएक्शन में 1 ग्राम लिया मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो सर यहाँ 1 ग्राम मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था तो उसका आधा आ गया, तो टोटल मेरे को 1.5 ही मिला। 0.5 कहाँ गया सर? मतलब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो सर हम इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? तो पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप ये जानेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे। इसलिए पहले ये लिखना सीखें। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आपको केमिकल इक्वेशंस को या केमिकल रिएक्शंस को लिखने का तरीका बताता है, ठीक है, कि कैसे लिखना है, क्या क्या प्रोडक्ट उसमें हुए हैं, क्या क्या रिएक्टेंट्स भाग लिए हैं, वो लिखने का एक तरीका सिखाता है। इसलिए हमको स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को भी पढ़ना है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्लियर है? मैं फिर से समझा दूं। मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हमें 1 ग्राम मैग्नीशियम एटम प्लस हाफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइन किए तो 1.5 ग्राम ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जबकि हमने दिया 2 ग्राम। तो सर 0.5 ग्राम कहाँ गया? कह रहा है कि ये 0.5
ग्राम जो चला गया है वो हमारा एरर है, क्योंकि हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अब इसी चीज को बोला कि नहीं सर थोड़ा और मीनिंगफुल बनाइए इसको, तो हम आए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जो उन सारे कंसेप्ट्स को फॉलो करता है जिसको हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, फिक्स प्रोपोर्शन वाला, पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का, वो सारे कंसेप्ट्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब जरा हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, हमें बन गया 2Mg। आप रिएक्शन जरा बैलेंस करके, बैलेंस है हमारा, है ना। अब काउंटिंग देखो, कैसे पता चलेगा सर बैलेंस है, काउंटिंग देखते हैं। सर 2 मैग्नीशियम इधर है तो 2 × Mg, मतलब 2 मैग्नीशियम इधर भी है। सर 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 1 ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन उधर भी बैलेंस है। मतलब सर ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। तो सर क्या ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा? बिल्कुल देगा। सर मैंने 1 ग्राम मैग्नीशियम लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना? 2 × 1 ग्राम, 2 × 1 ग्राम। सर ऑक्सीजन था 1 ग्राम, ठीक है। सर रिएक्शन कराया तो सर यहाँ Mg एक ही है तो 1 Mg, है ना। आपने पढ़ा था ना कितना फॉर्म हुआ था MgO 1.5, आपने 1.5 एक बार में रख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला आपको? 3। मतलब सर 3 ग्राम इधर भी और 3 ग्राम इधर भी, मतलब ये पर्सन जो है वो खुश है, ये गलत है, इसमें कंफ्यूजन है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि सर 2 ग्राम + 1 ग्राम, 3 ग्राम रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी, मतलब सर ये कंजर्वेशन ऑफ मास के को फॉलो करता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम होता है, उनका मास सेम होता है, मतलब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, किसी डायलेमा में नहीं डालता है भाई ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई चीज मिसिंग हो गया ऐसा। केमिकल इक्वेशन हमें सिर्फ रिएक्शन लिखने का तरीका बताता है, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें वो सारे इंफॉर्मेशंस को रखता है जो कि हमारे केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल है, उसको भी फॉलो करता है ना। चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हो या फिक्स प्रोपोर्शन वाला कहानी हो या कंजर्वेशन ऑफ मास हो, ये सारी चीजें फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो वीडियो है वो टाइप्स ऑफ, हमने अभी उससे पहले थोड़े बहुत डेफिनेशंस पढ़े और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियोस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप का होता है और उसको हम स्टडी कैसे करें, हम उसको याद कैसे करें, तो हम वो वीडियो आपको बताएंगे। तो और उसके तरीके भी आपको बताएंगे कि कैसे उसको लर्न करना है, इसलिए आप ये वीडियोस कंटिन्यूअसली आप देखें और एंजॉय करें। आप शेयर भी कर सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू कीजिए अपनी पढ़ाई को, ठीक है। थैंक यू सो मच।